Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we have discussed fourth point industrial sector on the eve of independence completely in the last video. And now we will start fifth point foreign trade under the British rule. मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार. India had acquired eminence in the area of foreign trade. इंडिया के पास से बहुत ज़्यादा विदेशी व्यापार के लिए क्या था, बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था. सिंस एनिसेंट टाइम्स, पुराने समय से ही, द रोमन्स यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन. बुलियन होता है सोने चांदी से बनी हुई जो ईंटें होती है, उसको बोलते हैं बुलियन. तो द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन, ये किसने कहा है इंडिया को? रोमन्स ने. बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट. लेकिन अंग्रेजी शासन जो है वो इंडिया का एंड लेकर के आया. यानी कि जो द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन के नाम से इंडिया फेमस था, उसने इस चीज का एंड कर दिया. इंडिया वॉज ए वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. इंडिया जो है वो बहुत अच्छा एक्सपोर्टर माना जाता था. किसका? फिनिश्ड गुड्स का. जैसे फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, इवोरी वर्क एंड प्रीशियस स्टोन्स. इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपोर्टर माना जाता था. बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. लेकिन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया कि इंडिया को एक्सपोर्टर माल बना दिया था. किसका? रॉ मटेरियल का, यानी कि कच्चे माल का एक्सपोर्टर बना दिया था, और जो तैयार माल था उसका इंपोर्टर बना दिया था. इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसका एक ही रीजन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, भेदभावपूर्ण नीति जो थी व्यापार की वो अपना रखी थी. क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन में भिजवाते थे, और उसी कच्चे माल से जो रेडी प्रोडक्ट था उसको रेडी करके क्या करते थे, वापस इंडिया में ही इंपोर्ट कर देते थे. उसके बाद स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. तो फॉरेन ट्रेड के लिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो भी ऑब्जर्वेशन की गई थी उनको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है. सबसे पहले दिया है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं. ओनिंग टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स. इंडिया जो है वो उसकी जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, और इंडिया इसका रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था. और प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, ये सारे रॉ मटेरियल्स जो थे ये ब्रिटेन जाते थे, यहाँ से ब्रिटेन के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था. ऑन दी अदर हैंड इट बिकेम नेट इम्पोर्टर ऑफ ए फिनिश्ड गुड्स. और दूसरी तरफ क्या होता था, ब्रिटेन से जो तैयार होकर के माल आता था वो इंडिया में ही वापस आता था बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री. यानी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी तैयार करके माल तैयार किया जाता था वो कहाँ पर आता था, वापस इंडिया में. और इम्पोर्ट इंक्लूडेड कॉटन, सिल्क एंड woolen cloths besides several types of capital goods produced in England. तो कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से बन करके आती थी? ब्रिटेन से बन करके आती थी. और दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कैपिटल गुड्स थी, पूंजीवादी जो चीज़ें थी वो इंग्लैंड से ही बनकर आती थी. कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट और एंड इम्पोर्ट्स रिफ्लेक्टेड अटर बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का जो ये काम चला हुआ था, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स और इंपोर्ट से
क्या थी, जो फिनिश्ड गुड्स थी उनका इंपोर्ट किया जाता था। तो ये सारी किस चीज़ के लिए थी, इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस के लिए, पिछड़ेपन के लिए। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली मतलब जो इंडियाज फॉरेन ट्रेड था, इंडिया का जो विदेशी व्यापार था, उस पर एकाधिकार जमा रखा था किसने, अंग्रेजों ने। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स दोनों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही हक बना हुआ था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशन आर ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर टू ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताएंगे जिसने क्रिटिकल सिग्निफिकेंस बना रखी थी, जिनकी बहुत ही आलोचनात्मक पहचान बनी हुई थी। फर्स्ट दिया गया है मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। तो लगभग 50% इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था वो सीधा किसके साथ था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ। यानी कि जो फॉरेन ट्रेड था ना इंडिया का, वो किस किस के साथ था, ब्रिटेन के साथ ही था। टोटल जो फॉरेन ट्रेड था उसका 50% इंडिया और ब्रिटेन के बीच ही रहता था। वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइडेड ए ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी रॉ मटेरियल्स थे इंडिया से जाते थे, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए जितना भी रॉ मटेरियल्स था वो सारा का सारा इंडिया से जाता था, इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और वहाँ से तैयार करके सामान को वापस इंडिया में ही उसकी बड़ी बड़ी मार्केट बना दी गई थी। फिर इसके ये बॉक्स में दे रखा है कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन ए मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति थी उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था उस पर एकाधिकार जमा लिया था। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स वर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू बी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। अब इंडिया और ब्रिटेन के बीच ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता रहता है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था वो रॉ मटेरियल का करता था ब्रिटेन के लिए, और वाइल इंडियाज इंपोर्ट्स प्रोवाइडेड ए ह्यूज मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और इंडिया जो इंपोर्ट करता था ब्रिटेन से, उसके लिए क्या करता था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड करवाता था। दीज आर टाइपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैकवर्ड इकोनॉमी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी का ही एग्जाम्पल माना गया है। अब इसके साइड में जो दिया गया है स्वेज कैनाल एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट, स्वेज कैनाल और इंडियन मार्केट्स तक पहुंचे। तो इसमें क्या दिया गया है, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869 सिग्निफिकेंटली रेड्यूस टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। यहाँ पर दिया गया है कि जो स्वेज कैनाल है 1869 में सिग्निफिकेंटली रेड्यूस, तो उसको महत्वपूर्ण तरीके से कम कर दिया गया था। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, ब्रिटेन और इंडिया के बीच जो ट्रांसपोर्ट होता था सामान का, उसको कम कर दिया गया था, उसकी कॉस्ट को। बिकॉज दिस कैनाल सर्व्ड एज ए डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन अवॉइडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर क्या था कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक सीधा रास्ता बन गया था जहाजों के लिए। अब उन्हें क्या होता था, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था उसका चक्कर लगाने की जरूरत नहीं थी। थर्ड पॉइंट दिया है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रोमोटेड मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसमें क्या था कि भाई जितने भी ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे खर्च किए जाते थे, ब्रिटेन की जो सरकार थी वो क्या करती थी,
जो इंडिया के साथ फॉरेन ट्रेड करती थी उसी के द्वारा वो उसकी भरपाई कर लेती थी। अब नेक्स्ट दिया गया है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है? थर्ड पॉइंट में दिया गया है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश, कि हमारे यहाँ पर सरप्लस ट्रेड होता था लेकिन किसका बेनिफिट होता था? सारा का सारा ब्रिटिश का ही, अंग्रेजों का ही इसमें बेनिफिट होता था। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजिम और एक्सपोर्ट एक्सीडेड और इम्पोर्ट्स। एक हैरानी की बात यह थी कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम पर एक्सपोर्ट किया जाता था और वही हमारा इंपोर्ट बनता था। जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते थे उसी का इंपोर्ट करते थे। इट इम्प्लाइड ए सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड बट नोट दीज पॉइंट्स केयरफुली। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, दिस सरप्लस वाज ओनिंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। सरप्लस किसका होता था? एक्सपोर्ट करने का, प्राइमरी गुड्स का, जो भी प्राथमिक चीज़ें, रॉ मटेरियल्स बोल सकते हैं। विच इज़ ए साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये बैकवर्डनेस का साइन माना जाता है। नेक्स्ट है द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो ट्रेड सरप्लस था वह किसके लिए यूज नहीं होता था? देश की उन्नति के लिए या देश के विकास के लिए। इंस्टेड इट वाज यूज टू मीट, इसके बजाय किसके लिए यूज किया जाता था? सबसे पहले दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ पर जितने भी प्रशासकीय खर्चे होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में, उनके लिए इसका यूज किया जाता था। एक्सपेंसेस ऑफ वाज फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी युद्धों में खर्च होते थे उनका खर्च भी यहीं से निकलता था। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार एक्सपेंसेस लेड टू ए ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पर भी यानी कि प्रशासकीय कामों पर भी, और जितने भी युद्ध होते थे उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, तो वो सारा खर्चा कहाँ से लिया जाता था? इंडिया से लिया जाता था। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी बैकवर्डनेस जो वो बढ़ती चली गई। तो इसमें अब जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं, सरप्लस जनरेटेड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज ओनली स्पेंट टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। जितना भी व्यापार बढ़ता गया था उसको स्पेंड किया गया, उसका जो जो भी मुनाफा होता था वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव और वार एक्सपेंसेस पर खर्च किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि व्यापार से जितना भी इनकम ली जाती थी वो किसके लिए होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव और जो वार एक्सपेंसेस थे उनके लिए। दीज एक्सपेंसेस लेड टू ए ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ एज इट वाज नॉट यूज टू इन्वेस्टमेंट। ये जो खर्चे थे इनसे बहुत ज़्यादा धन की हानि हुई थी। इट वाज नॉट यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं किया गया था। उसके बाद दिया गया है, कॉन्सिक्वेंटली पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस वर एलिवेटेड। यानी कि जितने भी भारत का जो जितने भी मिनरल्स वगैरह होते थे, जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते थे वो सारे के सारे अंग्रेजों के अपने काम के लिए यूज किए जाते थे, अपने फायदे के लिए यूज किए जाते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस वर एलिवेटेड। गरीबी और पिछड़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा आता चला गया। अब इसके बॉक्स में दिया गया है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। इसमें दिया गया है ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मैनेज देयर कॉलोनियल रूल इन इंडिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते थे। औपनिवेशिक शासन को चलाने के लिए अंग्रेजी सरकार के पास बहुत ज़्यादा खर्चे होते थे। वो कहाँ से पूरे होंगे? इंडिया से ही पूरे करते थे। आल्सो ह्यूज एक्सपेंसेस were incurred by the British government to fight wars in pursuit of their policy of imperialism।
तो यहाँ पर क्या है, जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको बढ़ाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है उसको बहुत ज़्यादा युद्ध करने पड़े थे, और उन युद्धों का खर्चा भी किसको उठाना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही। तो वो युद्धों का खर्चा जो है वो पूरा कहाँ से करती थी, इंडिया से। तो इससे इंडिया की हालात क्या थी, वो बैकवर्ड होती चली गई, पॉवर्टी में जाती चली गई। फिर नेक्स्ट आता है, ऑल दीज एक्सपेंसेस वर बोरन बाय द इंडियन एक्चेकर। तो इसमें क्या दिया गया है, जितने भी खर्चे होते थे वो भारतीय जो एक्चेकर था, यानी कि भारतीय जो खजाना था, वहां से पूरे होते थे। दिस एम्प्लाइड ए ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। इससे इंडिया का जो धन था वो खत्म होता चला गया, यानी कि इंडिया का पैसा खत्म होता चला गया। तो इस वीडियो में हमने 5th पॉइंट के बारे में पढ़ा। आप इसको दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार फिर रिवाइज करेंगे। थैंक यू।